नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में जो बताऊंगा वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने क्या इल्जाम लगाए। उन्होंने बताया कैसे साजिश के तहत सुशांत सिंह को ब्लैकमेल किया गया, उसके पैसे छीन लिए गए, उस पर प्रेशर बनाया गया, आत्महत्या के लिए उकसाया गया। ये सारे आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सुशांत सिंह की दोस्त रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं। और ये आरोप ऐसे हैं जिन्हें सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। पुलिस पिछले 44 दिन से सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही है। बड़े बड़े लोगों से पूछताछ की है, तरह तरह की अटकलें लगाई गई हैं। सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिस्तर रिपोर्ट में कुछ सस्पिशियस नहीं निकला, लेकिन तो भी रहस्य बना हुआ था। और आज इस रहस्य से पर्दा उठा। यह पता चला कि 44 दिन से जिन लोगों पर इल्जाम लगाए जा रहे थे उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आज सुशांत के परिवार वालों ने जो बातें बताई उन्हें सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। सुशांत सिंह के परिवार वालों ने, उनके पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें बड़े साफ लफ्जों में कहा गया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल किया, इलाज के बहाने दवा का ओवरडोज दिया, सुशांत के फोन ब्लॉक कर दिए, उसके क्रेडिट कार्ड्स पर कब्जा कर लिया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलवा लिए, उसका पर्सनल स्टाफ चेंज कर दिया था, कैश, गहने, दस्तावेज सब कुछ गायब कर दिए और साजिश करके सुशांत सिंह को उसके परिवार वालों से अलग कर दिया। ये सारी बातें उस एफआईआर में कही गई हैं जो पटना में दर्ज कराई गई। परिवार वालों का कहना है कि सुशांत को उसकी फैमिली से दूर कर दिया गया था। पटना पुलिस को दी गई शिकायत में सुशांत सिंह के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने सुशांत की मौत के लिए उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराया है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के बारे में जो बातें कही वो चौंकाने वाली है। पटना पुलिस को दी गई 6 पेज की शिकायत में सुशांत सिंह के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने अपने बेटे की दोस्त रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों को भी आरोपी बनाया। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पैसे हड़पने, उसे पागल करार करवा देने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, भूत प्रेत के नाम पर डराने का आरोप लगाया और घर वालों से दूर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। मैंने आपको बताया कि सुशांत के पिता की तरफ से दी गई शिकायत 6 पेज की है और इसमें कई सारे गंभीर आरोप हैं। मैं आपको एक एक करके एक एक आरोप की डिटेल्स बताता हूं। यह एफआईआर की पूरी कॉपी मेरे पास में है, मैंने उसको अच्छी तरह स्टडी किया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि पिछले साल उनका बेटा अपने करियर की बुलंदी पर था। इस चक्रवर्ती उनके बेटे की जिंदगी में आई। रिया ने साजिश के तहत सुशांत सिंह के साथ नजदीकियां बढ़ाई जिससे वो अपना करियर खुद भी बना सके और सुशांत की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर, उसके बैंक अकाउंट पर कब्जा कर सके। सुशांत के पिता ने कहा इस साजिश को कामयाब करने के लिए रिया ने अपने घर वालों को भी सुशांत से मिलवाया। इन सब लोगों ने मिलकर सुशांत से यह कहा जिस घर में वो रह रहा है वहां भूत प्रेत है, जिसकी वजह से सुशांत के दिमाग पर असर पड़ रहा है। इसके बाद ये सभी लोग सुशांत को मुंबई एयरपोर्ट के पास बने एक रिजॉर्ट में ले गए। इन लोगों ने सुशांत से बार बार कहा कि उसे मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में कहा जब उन्हें सुशांत के दिमागी इलाज की बात पता चली तो सुशांत की बहन को उनके पास मुंबई भेजा। कृष्ण किशोर सिंह ने कहा वो सुशांत को वापस लाना चाहते थे, लेकिन रिया और उसके परिवार वालों ने सुशांत पर प्रेशर बनाया कि इलाज मुंबई में होना चाहिए और इसके बाद रिया ने सुशांत को दवाइयों की ओवरडोज दी। जब परिवार के लोगों ने पूछा सुशांत को क्या हुआ है तो उसे डेंगू होने की बात बता दी गई। इसी दौरान रिया और उसके परिवार वालों ने सुशांत की चीजों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुशांत को कभी डेंगू हुआ ही नहीं था, यह बात झूठ थी। लेकिन सुशांत को अपने घर वालों से बात करने से रोका गया। सुशांत का फोन रिया और उसके घरवाले अपने पास रखते थे। सुशांत के पास फिल्मों के जो ऑफर आते थे
उनमें रिया ये कंडीशन लगा देती थी कि अगर मेन लीड के तौर पर उसे लिया जाएगा तभी सुशांत फिल्म में काम करेंगे। और इसके बाद सुशांत के घर में काम करने वाले स्टाफ को बदलकर रिया ने अपने लोगों को वहां फिट करना शुरू कर दिया। ये सारी बातें उस एफआईआर में कही हैं सुशांत के पिता ने। उन्होंने कहा कि सुशांत के सारे क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट रिया के परिवार वालों के कब्जे में थे। यही नहीं, सुशांत का कनेक्शन उसके घर वालों और दूसरे नजदीकी लोगों से खत्म करने के लिए दिसंबर 2019 में सुशांत के पुराने फोन नंबर को बंद करवा दिया गया। इसकी जगह रिया चक्रवर्ती की करीबी सैमुअल मिरांडा की आईडी पर सुशांत के लिए नया फोन नंबर लिया गया। इस दौरान कभी कभी सुशांत से परिवार वालों की बात होती थी तो सुशांत अपने पिता से कहते थे कि रिया और उसके घर वाले उसे पागल खाने में डलवाना चाहते हैं। एफआईआर में सुशांत के पिता ने कहा कि सुशांत अपनी बहनों से मिलने दिल्ली और हरियाणा आए तो 2 दिन में ही रिया चक्रवर्ती ने बार बार फोन करके प्रेशर बनाकर उसे मुंबई बुलवा लिया। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पैसों, प्रॉपर्टी और कनेक्शंस का अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू किया। सुशांत के पिता के मुताबिक उनका बेटा कुर्ग में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता था। यह बात उसने परिवार को बताई थी, लेकिन रिया ने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को धमकी दी थी अगर उसने कुर्ग जाने की कोशिश की तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक कर देगी और सबको बता देगी कि सुशांत पागल हो गया है। एफआईआर में कहा गया कि जब रिया को लगा कि सुशांत अब उनकी बात नहीं मान रहा, अब सुशांत के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, तो इस साल जून में रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर जाते वक्त रिया काफी सारा सामान, कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, पिन नंबर, अहम दस्तावेज और मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई। शिकायत में कहा गया कि रिया ने अपने फोन पर सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जाते जाते धमकी दे गई अगर यह बात किसी को बताई तो मीडिया में यह पब्लिसाइज करवा देगी कि सुशांत मेंटली डिस्टर्ब है, पागल हो गया है और इसके बाद उसे कोई काम नहीं मिलेगा। और सुशांत को धमकी दी कि वो बर्बाद हो जाएगा। सुशांत के पिता ने अपनी कंप्लेंट में यह कहा कि इस दौरान सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान ने आत्महत्या कर ली। इससे सुशांत बहुत डर गया। सुशांत ने रिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक किया हुआ था। सुशांत को डर था कि रिया इस सुसाइड केस में उसे फंसा सकती है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने बताया कि जब रिया उनके बेटे को छोड़कर चली गई तब से सुशांत परेशान था और उस समय उनकी बेटी यानी सुशांत की बहन अपने भाई के पास गई। बहन ने सुशांत को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। करीब 4 दिन साथ रहने के बाद सुशांत की बहन वापस लौट आई और इसी के बाद 14 जून को सुशांत ने सुसाइड कर लिया। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि रिया और उनके परिवार वालों ने उनके बेटे को बंधक बनाया, हॉस्टेज बनाया, उसके सारे पैसे हड़प लिए, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इस कंप्लेंट के बाद ही पटना पुलिस ने रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली के खिलाफ संडे को एफआईआर दर्ज की और पटना पुलिस की 4 मेंबर्स की टीम मुंबई पहुंच गई है। मैंने आपको वो डिटेल्स बताई जो सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में कही है। इसी को आधार बनाकर उन्होंने पुलिस से 7 पॉइंट्स पर जांच करने की मांग की है। सुशांत के पिता ने कहा है कि 2019 से पहले जब उनके बेटे को कोई दिमागी परेशानी नहीं थी, कोई मेंटल इलनेस नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ कि रिया के संपर्क में आते ही वो दिमागी रूप से बीमार हो गया, परेशान हो गया। अगर सुशांत का इलाज चल रहा था तो इसकी जानकारी उसके घर वालों को क्यों नहीं दी गई। सुशांत के पिता ने यह भी पूछा कि जो डॉक्टर उनके बेटे का इलाज कर रहे थे उनके रोल की भी जांच होनी चाहिए, इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसे कौन सी दवाइयां दी जा रही थी। जब रिया को यह पता था कि सुशांत का इलाज चल रहा है तो वो उसे छोड़कर क्यों गई, और जब गई तो सारे कागजात, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स अपने साथ क्यों ले गई। सुशांत के पिता ने बताया कि 1 साल पहले एक प्राइवेट बैंक में उनके बेटे के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन इनमें से 15 करोड़ रुपए 1 साल में निकाले गए। पैसे उन अकाउंट में ट्रांसफर किए गए
जिनका उनके बेटे से कोई लेना देना नहीं था। इस बात की जांच की जाए कि रिया और उनके परिवार वालों ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट से कितनी धोखाधड़ी की, कितने पैसे निकाले। पिता का कहना है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि रिया के आने के बाद ही सुशांत को फिल्में मिलनी कम क्यों हो गई। उसका करियर तो अच्छा भला चल रहा था। इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को कुर्ग जाने से क्यों रोकना चाहती थी और वो सुशांत के क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर क्यों गई। एफआईआर के बाद सुशांत के परिवार वाले सामने आए। उनके चचेरे भाई और बीजेपी के एमएलए नीरज बबूल ने कहा कि सुशांत की लाइफ के बारे में, रिया के बारे में धीरे धीरे बातें पता चली, इसीलिए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करवाने में इतना वक्त लग गया, 44 दिन बीत गए। एफआईआर में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया उसकी तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है, पुलिस जाएगी, जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। यही स्थिति। जब आप लोगों को ये सब जानकारी थी पहले से, पहले एफआईआर क्यों नहीं करवाया? पहले किसको जानकारी था? पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जांच करके कुछ सामने आ रहा है, तब फिर पता चल रहा है। वहाँ रहता कौन था? वहाँ किन्हीं को जानकारी नहीं थी कि सुशांत का क्या चल रहा है। सारे लोग अपने अपने जगह पर थे। कोई गांव में रहते हैं, कोई पटना रहते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ रहते हैं, सब रिलेटिव सब सारे बाहर रहते हैं। तो जिनको जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। अब जानकारी हुई है कि उसके अकाउंट से मतलब छेड़छाड़ किया गया, उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस 44 दिन से कर रही है, लेकिन वो अलग ही ट्रैक पर थी। आज बिहार पुलिस मुंबई पहुंची है और वो भी मुंबई पुलिस के साथ बात करके इस मामले की जांच कर रही है। और बिहार की पुलिस का आधार है इस पिता की जिसने अपना बेटा खोया, एफआईआर जिसमें उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पटना से नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, जिन्होंने सुशांत के परिवार वालों से बात की, इस एफआईआर की स्टडी की, पुलिस से बात की। और रिया चक्रवर्ती के घर से जॉयता मित्रा हमारे साथ हैं। जॉयता जो फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, जिन्हें पिछले 44 दिन में इस केस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। और बांद्रा पुलिस स्टेशन से जेपी सिंह हमारे साथ हैं। जेपी सिंह मुंबई में क्राइम की दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और पिछले 44 दिन से लगातार पुलिस के इस पूरे केस के साथ नजर रखे हुए हैं। नीतीश से मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूं। नीतीश, मैंने जो सुशांत के चचेरे भाई की बात सुनी, एफआईआर की पूरी डिटेल्स मैंने दर्शकों के साथ शेयर की है, तो फैमिली वालों का कहना है कि धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। तो इतना वक्त क्यों लगा ये बातें अब परिवार वालों को पता लगने में, एफआईआर दर्ज कराने में? 44 दिन बीत गए। देखिए, इस घटना के बाद से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सुशांत के पिता, उनके घर वाले, चूँकि सुशांत की जो बहनें थी वो भी काफ़ी समय तक यहीं पर थी, लेकिन उन लोगों ने ये तय कर लिया था कि वो मीडिया के जरिए अपनी कोई बात भी नहीं रखेंगी। हालांकि अब जाकर जब वो इन बातों को रख रहे हैं तो बिल्कुल इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि जाँच की जो दिशा थी अब तक, चूँकि एफआईआर में उन्होंने लिखा भी है कि जो जाँच जा रही है, जिनसे पूछताछ होनी चाहिए उनसे नहीं हो रही है। तो ऐसा लगता है कि शायद वो इंतज़ार कर रहे थे कि जांच में ये बातें आती है या नहीं आती हैं। और जब उनको ये लगा कि शायद ये सारी बातें नहीं आ पा रही हैं और इसकी जानकारी उनको थी, उनके परिवार के लोगों को थी, और एफआईआर में इस बात का जिक्र भी है कि किस तरह से सुशांत ने अपनी बहनों को ये बताया था, खुद उनको सुशांत ने बताया था कि किस तरह से रिया उनको ब्लैकमेल कर रही है, परेशान कर रही है, किस तरह से रिया ने एक तरह से पूरी पकड़ बना ली थी सुशांत पर और किस तरह से सुशांत इसको लेकर परेशान था। तो ये सारी बातें परिवार के लोगों को मालूम थी, लेकिन वो शायद इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जांच में ये बातें आती है या नहीं आती हैं। और जब उनको लगा कि शायद इस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ रही है, तब उन्होंने राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर दी है। और उसके बाद अभी पटना में वो नहीं है। मुझे जानकारी मिली है अभी कि वो फरीदाबाद में हैं। उनके जो एक दामाद हैं वो
एक सीनियर IPS अधिकारी हैं, फिलहाल अभी फरीदाबाद में पोस्टेड हैं और वहाँ पर वो अभी हैं। उनके एक करीबी मित्र ने उनसे बात भी की है सुशांत के पिता से, जो मुझे उन्होंने जानकारी दी है कि वो अभी फरीदाबाद में हैं और जो FIR की जो पूरी भाषा थी उनको पूरे परिवार के लोगों ने मिल बैठकर तैयार किया, क्योंकि सबको सबकी जानकारी थी। और फिलहाल जो 4 सदस्यीय टीम है पटना पुलिस की, वो मुंबई पहुंच चुकी है, जिसमें राजीव नगर थाने के जो SHO हैं वो केस के IO बनाए गए हैं। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर हैं, एक सब इंस्पेक्टर भी हैं। तो ये सारी टीम अब मामले की जांच करेगी और निश्चित रूप से पूरे मामले की जांच की दिशा ही अब बदल गई है और जाहिर आने वाले दिनों में हमें और भी बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। नीतीश, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि रिया चक्रवर्ती अब इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं। और मुंबई में रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर जोयिता मित्रा मौजूद हैं। जोयिता, कुछ दिन पहले की बात है, रिया चक्रवर्ती ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने होम मिनिस्टर को टैग किया था, CBI की जांच की मांग की थी। लेकिन आज जो सुशांत के पिता ने FIR दर्ज करवाई है उसमें तो बिल्कुल साफ उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की मौत के लिए, उसे उकसाने के लिए जिम्मेदार है। तो क्या अपडेट है आपके पास में, क्या कहती हैं रिया चक्रवर्ती? रजत सर, आपने जैसे कहा कि उन्होंने CBI से मांग की थी कि इस पर जांच की जाए। उससे पहले उसने ये भी कहा कि मैं रिया उनकी गर्लफ्रेंड, मैं ये डिमांड करती हूँ। पर ये 1 महीने के बाद क्यों आया, ये तो सबसे बड़ा सवाल था लोगों के मन में कि उन्होंने इतने दिन तक कोई बात नहीं की थी। और इस वक्त जब बिहार पुलिस जो है वो यहाँ पर आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए और कई सारे सवालों के साथ आई है, तो फिर ये मामला जो है अब से वो तूल पकड़ रहा है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ उनके घर के बाहर, रिया के घर के बाहर, जहाँ अभी उनकी जो एडवोकेट है, जो लॉयर है आनंदी फर्नांडिस, वो आई हैं। उन्होंने अभी बात करने से हमसे मना कर दिया है। इस वक्त वो अंदर ही हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं। और मुंबई पुलिस जो है वो मुंबई पुलिस के साथ, बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस जो है वो एक साथ मिल करके वो प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तय करेगी कि किस तरीके से यहाँ पर पूछताछ की जाए। उन्होंने लेडी कांस्टेबल की भी मांग की है, ताकि क्योंकि ये महिला है तो उनके साथ बातचीत के लिए जो भी उनका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो उसके हिसाब से तय करेंगे। तो इस वक्त जो है यहाँ माहौल थोड़ा टेंशन तो है ही घर पर, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है या मीडिया यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, बातचीत शुरू हो चुकी है, उनका FIR अभी सबने पढ़ लिया है, देख लिया है। तो ये जो लोगों की सोच है वो पूरी तरह से अब बदल गई है। अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये 45 दिनों के बाद वापस जो है वो एक नया रुख ले रहा है। ये जो मैं जानता हूं कि ये जो खबर थी कि बिहार पुलिस वहां पहुंची है और किस लाइन पर वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, ये सबसे पहले आपने खबर ब्रेक की थी। मैं उस समय सारे टीवी चैनल देख रहा था। लेकिन एक बड़ी बात है, आप तो फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी तरह जानती हैं, पिछले 44 दिन से लगातार बातें हो रही थी, नेपोटिज्म है, कोई ऐसा लग रहा था हर कोई अपना पर्सनल स्कोर सेटल करना चाहता है सुशांत सिंह की मौत को लेकर के। अब वाकई में इस पूरी जो जांच है इसकी दिशा बदल जाएगी। जी बिल्कुल, अब ये दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि हर कोई जो है वो बात कर रहा था, हर कोई अपने अपने एजेंडा, अपने साथ क्या हुआ है, वो एक मौका जो है, इस मौके को भुनाने की कोशिश काफ़ी लोगों ने की है। अब जो है वो पूरी तरह से लाइन बदल जाएगी अब, क्योंकि बहुत दिनों से ये चल रहा था। और जिस तरीके से मैंने भी कई बार रिपोर्टिंग में ये बात कही थी कि सुशांत तक पहुंचना आसान नहीं था। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, पिछले साल की अगर बात करें, कई डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रिया के थ्रू ही जाना होता था। तो वो जो एक कैप्टिव सिचुएशन जो बन गया था घर पर, सब कुछ रिया के थ्रू होता था, वो उन्होंने उसके परिवार से, दोस्तों से और समाज से वो पूरी तरह से उन्होंने उनको अलग कर रखा था। तो एक जो माहौल है, अब हमारी जो सोच है, हमारी जो दिशा है, वो भी बदल रही है। और आई एम श्योर कि जिस तरीके से पुलिस वहाँ से आई है, और ये परिवार शांत था, काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि परिवार कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी एक ट्वीट जो उनकी बहन ने जो किया है, श्वेता ने, उसने भी ये लिखा है कि वी वर वेटिंग फॉर मुंबई पुलिस टू कम अप विद द सोल्यूशन, वी वर वेटिंग फॉर मुंबई
पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो परिवार जो है इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ सामने आएगा। तो अब फाइनली उन्होंने अपना जो है पक्ष रखना शुरू किया है। रजत सर जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जोयता, क्योंकि उनके परिवार वाले कह रहे थे कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन इस शोर में उनकी बात कौन सुनेगा। मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी तैयारी की, जानकारी हासिल की। जेपी सिंह हमारे साथ हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से। जेपी, आप इतने दिनों से इस केस पर नजर रखे हुए हैं और मुंबई पुलिस की जांच जिस दिशा में जा रही थी वो ऐसा लग रहा है पूरी घूम गई है, और बिहार की पुलिस भी अब मुंबई में है, तो दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। जी बिल्कुल रजत सर, देखिए बिहार पुलिस एक तयशुदा एजेंडे के साथ आई है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करनी है, और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती के घर उनकी जो लीगल टीम है वो मौजूद है। लेकिन मुंबई पुलिस की जो जांच चल रही थी सर कि इस पूरे मामले में 15 जून से मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। करीब 43 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें बड़े फिल्मी निर्माता निर्देशक भी इस पूरी पूछताछ में शामिल रहे। लेकिन जो फोकस रहा मुंबई पुलिस का वो मानसिक तनाव, जिसके लिए साइकेट्रिस्ट की जो पूछताछ हुई, इसके अलावा जो नेपोटिज्म का आरोप लगा उसके लिए जो फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता निर्देशकों से पूछताछ हुई, जिसमें शेखर कपूर और आदित्य चोपड़ा भी शामिल हैं। तो ये सब पूछताछ मुंबई पुलिस करती रही। लगातार मुंबई पुलिस ताबड़तोड़ जो है लोगों के बयान लेती रही। लेकिन अब जो सीधा आरोप परिवार का लगा है, अब तक परिवार सामने नहीं आया था, लेकिन परिवार के सामने आने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन की लाइन है वो पूरी तरह से बदल गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मुंबई पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन की लाइन में कैसे आगे सपोर्ट करती है, अपनी पैरेलल जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे चला सकती है, वो देखना सबसे ज़्यादा अहम होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जयप्रकाश सिंह, जोयता और नीतीश, आप तीनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि एक ऐसा केस है जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है, और 44 दिन से अलग अलग तरह की बातें सुन रहे थे, अटकलें सुन रहे थे। तो पहली बार परिवार की तरफ से एफआईआर आई है, उसमें बड़े डेफिनेट चार्जेस हैं, इल्जामात हैं। तो इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है उस पर आप नजर रखिए, और आप तीनों अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए साथ साथ। अब मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान में सिख भाइयों पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें। पाकिस्तान में सिखों के कई तीर्थ स्थल हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म स्थान ननकाना साहब है। गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम वक्त करतारपुर साहब में गुजारा, वो भी पाकिस्तान में है। सिखों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले संतों के बलिदान स्थल और पवित्र गुरुद्वारे पाकिस्तान में हैं। लेकिन पाकिस्तान में लगातार सिखों की संख्या कम हो रही है, वो गायब हो रहे हैं। गुरुद्वारों पर कब्जा किया जा रहा है, गुरुद्वारों को मस्जिदों में तब्दील किया जा रहा है। इसी तरह का एक नया मामला आज सामने आया। लाहौर में जिस जगह भाई तारू सिंह जी केश कटवाने के बजाय गर्दन कटवाना मंजूर कर रहे थे, सिखी छोड़कर इस्लाम कबूल करने के बजाय मौत जहां पर उन्होंने कबूल की थी, जिस जगह भाई तारू सिंह जी ने कौम की रक्षा के लिए बलिदान दिया था, उस जगह पर अब कब्जा किया जा रहा है। जिस जगह पर 300 साल से गुरुद्वारा है, जहां हजारों लोग हर साल माथा टेकने जाते हैं, उस जगह को मस्जिद बताया जा रहा है। यह ऐसी जगह है जहां लाखों सिख शहीद हुए थे। उस जगह से सिखों के बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी सिख इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और आज हम उसी आवाज को आपके साथ मिलकर उठाएंगे। असल में लाहौर के एक मौलाना ने गुरुद्वारे की जमीन पर खुलेआम कब्जा कर लिया और फिर इसे मस्जिद में बदलने की कोशिश की। यह गुरुद्वारा लाहौर के मेन नौलखा बाजार में है। भाई तारू सिंह जी का शहीदी स्थान है। सिख समुदाय में इस गुरुद्वारे को लेकर बड़ी मान्यता है, बड़ा विश्वास है। 300 साल से गुरुद्वारा सिखों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। लेकिन एक मौलाना ने कुछ दिन पहले इस गुरुद्वारे पर कब्जा किया, इसमें सिखों की एंट्री बैन कर दी और इसे शहीदगंज मस्जिद बताकर खुद इसमें घुस गया। इतना ही नहीं, मौलाना ने खुलेआम सिखों को धमकी दी, एक वीडियो जारी करके कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों का देश है, इसमें मुसलमानों की ही चलेगी। इस मौलाना ने खुद गुरुद्वारे पर कब्जा किया और वीडियो में इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान में सिख बदमाशी पर उतर आए हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह भी कहा। इस पूरे मामले में भारत सरकार ने पाकिस्तान हाई कमीशन में सख्त एतराज जताया है।
भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान सरकार को वहां मौजूद माइनॉरिटीज की हिफाजत के लिए कदम उठाने होंगे। पाकिस्तान से यह भी कहा गया कि वहां मौजूद माइनॉरिटी के कल्चरल राइट्स और कल्चरल हेरिटेज की हिफाजत करना पाकिस्तान सरकार का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस मामले की तुरंत जांच की जाए और फौरन गुरुद्वारे की जमीन खाली कराई जाए। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इस मामले में अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी सिख समाज के लोग नाराज हैं, एजिटेटेड हैं, दुखी हैं। पाकिस्तान में सिखों की तरफ से कहा गया कि यह नाकाबिले बर्दाश्त है, गुरुद्वारे से कब्जा खाली करना ही होगा। मैं आपको इस मामले पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सिख समाज के लोगों की बात सुन रहा हूं। उससे पहले आपको उस मौलाना की बात सुनवा देता हूं जो खुलेआम सिखों को धमकाता है, गुरुद्वारे को मस्जिद बनाने पर तुला हुआ है। मौलाना कह रहा है कि पाकिस्तान तो मुसलमानों का देश है, यहां हर चीज मुसलमानों की है। तकलीफ दे बाद वे कि पाकिस्तान साडा मुल्क और असी सच्चे मुल्क तो भी सच्चे, मजहब तो भी सच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह तो भी सच्चे। हर लिहाज नाल असी सच्चे, वो झूठा हो के वो इत्थे आके बदमाशी लावे, साडी मस्जिद उत्ते अपना कब्जा इजारादारी साबित करे। एक सबूत ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ दुनिया की किसी अदालत किसी पंचायत ही जाके साडे नाल गल करो, किसी मैजिस्ट्रेट दे अगे किसी अदालत एक सबूत दिओ सानू बाबा जी दे सदके हजूर पाक दे सदके इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ सबूत ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। 20 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, पाकिस्तान बनया। हाँ सुन 20 ਲੱਖ मुसलमाना ने, बिल्कुल सही ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, 20 ਲੱਖ मुसलमाना ने जाना ਦਿੱਤੀਆਂ। 1 ਲੱਖ और सिखड़े और मुसलमाना ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ हाँ शहीद होईਆਂ ऑन रिकॉर्ड है। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾ ਰਹੇ, 2020 ਚ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾ ਰਹੇ 2020 ਚ ਵੀ। और ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ पाकिस्तान कलमे दी बुनियाद ते बनन वाला मुल्क बिल्कुल। और इन्हां दा तल्लक की है बदमाशी नाल बिल्कुल। अच्छा इन्हां कोल कोई सबूत है साडे नाल बैठ के गल करो। ना कोई शख्स कितनी सफाई से झूठ बोल सकता है, ये देखा आपने। जो मौलाना इस गुरुद्वारे को मस्जिद बताने की कोशिश कर रहा है वो कितना झूठा है, इसका सबूत भी पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों ने भेजा है। वो खुद गुरुद्वारे में गए, वहां मौजूद सिख समाज के लोगों से, श्रद्धालुओं से बात की, गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। ये है जी शहीदगंज भाई तारू सिंह जी। ये शहीदी स्थान है, हम आपको यहाँ दर्शन करवा रहे हैं। ये स्थान शहीदगंज है। हम जहाँ दर्शन करके आए हैं उसके बारे में मैनेजमेंट कमेटी की किताबों में लिखा गया है कि 2.5 लाख के करीब सिख पुरुषों और महिलाओं को यहाँ शहीद किया गया। 1, 2, 100 या 1000 नहीं, 2.5 लाख सिख जिनमें बच्चे भी शामिल थे, उन्हें शहीद किया गया था। भाई तारू सिंह जी का शहीदी स्थान है। उन्होंने हमें बताया कि सांसों से प्यारे केश होते हैं। सोचिए उनके पास ऑप्शन था कि केश रख लो या सांस रख लो। उन्होंने कहा आप मेरा सिर ले लीजिए, मेरी जान ले लो, कोई बात नहीं। इस स्थान पर उन्हें शहीद किया गया। बोर्ड भी लगा है कि सन 1745 में उन्हें शहीद किया गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। जिस स्थान पर भाई तारू सिंह जी ने शहादत दी उस स्थान पर मैं मत्था टेक सका। भाग समझिया कि जिस स्थान पे भाई तारू सिंह जी ने शहीदी दी है उस स्थान पे मैं मत्था टेक सकता। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हालात के बारे में सबसे बेबाकी से बात करते हैं तारिक फतेह। तारिक फतेह खुद पाकिस्तानी हैं और उनकी प्रोग्रेसिव सोच की वजह से, उनके तर्कों की वजह से पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की फौज और वहाँ के कट्टरपंथी उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं करते। तारिक फतेह इस वक्त कनाडा में रहते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की असलियत उजागर करने में कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान में सिखों पर हो रहे जुल्म के बारे में आज तारिक फतेह ने बात की। इंडिया टीवी को बताया कि पाकिस्तान में कोई भी माइनॉरिटी सेफ नहीं है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। पाकिस्तान में सबका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तारिक फतेह ने कहा कि सिर्फ गुरुद्वारे नहीं बल्कि पाकिस्तान में तो हजारों सिख भाई गायब हो रहे हैं, न कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला। अब मसला ये नहीं है कि गुरुद्वारे खत्म हुए, मसला सबसे बड़ा ये है कि सिखी गायब की है वहां से। ये आप देखिए कि जो दुख है पंजाब का, शायद आप
पता नहीं पंजाबी समझते हैं नहीं, वो जो इंटरव्यू था आप अगर सुने वो किस नफरत से सिखों के बारे में बात कर रहा था, कैसे उसके अल्फाज थे मॉडरेटर के और वो मुल्ला जो बोल रहा था, आप यकीन करिए कि वहाँ ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये मैंने बचपना गुजारा है वहाँ। एक कोटद्दू का डिस्ट्रिक्ट है, ये डेरा गाजी खान इलाका कहलाता है। वहाँ बड़े बड़े शानदार गुरुद्वारे जो थे वो ख़त्म होके उसको अस्तबल बनाया हुआ था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो जब आपने वहाँ किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ा तो मैं कहता हूँ गुरुद्वारों पे क्या रोना है। वहाँ तो वो कह रहा 20 लाख हमने कुर्बानी दी है। कहाँ की 20 लाख मुसलमान की कुर्बानी पाकिस्तान में? 30 लाख तो पाकिस्तान फौज ने बांग्लादेश में मार दिए थे। ये इतना ज्यादा झूठ है। मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम इस पे बात हो रही है। ये कौन एक्सेप्ट करेगा को आप सिविलाइज्ड माहौल में रेडियो पे एक इंटरव्यू चल रहा है और उसमें आप ये बात कर रहे हैं। इस बंदे को मैं खुद कन्फ्रंट करता कि कह रहे हो तुम? कितने लोग मारोगे, कितने का खून करोगे कि तुम्हें ठंड पड़ेगी? वाकई में गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा करने से गुस्सा तो बहुत है। हमारे देश में सिख समाज के लोगों का खून खौल रहा है। शिरोमणि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से लेकर दिल्ली में सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से साफ साफ लफ्जों में कहा गया, सिखों के गुरुद्वारे की जमीन पर इस तरह से कब्जा करना हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान की सरकार फौरन कब्जा करने वालों पर एक्शन ले और भारत सरकार पाकिस्तान से सिखों के प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाने के लिए कहे, बल्कि उसे मजबूर करे। पाकिस्तान के लाहौर में जो शहीद भाई तारू सिंह जी का पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहब था, जिसको अब मस्जिद बताया जा रहा था, वीडियो डालकर हमारे बारे में अपशब्द बोले जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इतिहास लेके आओ कि क्या भाई तारू जी यहाँ शहीद हुए थे। इसको लेके पूरी दुनिया भर के सिखों के मन में बहुत बड़ा रोष था। कल भारत सरकार को जब हमने ये जानकारी दी, मैं धन्यवाद करता हूं, भारत सरकार ने तुरंत पाकिस्तान के पास ये इश्यू को रेज किया और उनको सख्ती से अल्फाजों से कहा कि इस गुरुद्वारे की सुरक्षा की जाए और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल ही पाकिस्तान की सरकार ने भी, वकाफ वैक्यू बोर्ड ने भारत सरकार के आग्रह के बाद, भारत सरकार की आपत्ति के बाद उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को कहा है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी हमारे इस दर्द को समझेंगे। आज हमसे हमारे उन महान शहीदों का सबूत मांगा जा रहा है। ऐसी महान शहादत का अगर सबूत मांगा जाएगा तो कहीं भी दुनिया भर के सिखों के मन में रोष आना, दुख आना, ये जायज है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे इस मसले को हल किया जाएगा और सरकार वहां की ये सुनिश्चित करे कि ऐसे गुंडों को जेल में डाला जाए और हमारे गुरुद्वारों को सुरक्षित किया जाए। मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का एक हैरान करने वाला बयान सुनवाता हूं। ओवैसी साहब को यह बुरा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाकर राम मंदिर के निर्माण की पहली ईंट रखेंगे। आज ओवैसी ने कहा कि मोदी का अयोध्या जाकर भूमि पूजन करना संविधान के खिलाफ है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लंघन है। बेहतर यह है कि प्रधानमंत्री उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें। वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मज़हब को मानता है तो उसको उस पर मज़हब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी
सब जानते हैं नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी हैं और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, उन्हें विरोध करने का पूरा हक है। ओवैसी की सियासत सिर्फ इस बात पर टिकी है कि मुसलमानों को मोदी का डर दिखाओ और वोट मांगो। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, ये उनकी पॉलिसी हो सकती है। ओवैसी पुराने नेता हैं, अनुभवी लीडर हैं। 1994 से 2004 तक 10 साल आंध्र प्रदेश में असेंबली के मेंबर रहे। इसके बाद 2004 से लेकर अब तक 16 साल से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। 26 साल से सियासत में हैं, लंबा तजुर्बा है। पुरानी बातें वो भूलते नहीं हैं। जाने माने वकील हैं, कानून जानते हैं, संविधान जानते हैं, लेकिन पुरानी बातों को उतना ही याद रखते हैं जितने उनके काम की होती हैं, सियासी तौर पर, जिससे उन्हें फायदा होता है। ओवैसी आज मोदी के अयोध्या जाने पर सवाल उठा रहे हैं, इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसी बहुत सारी घटनाएं याद दिलाना चाहता हूं जो बहुत पुरानी नहीं है और ओवैसी साहब उनके गवाह हैं, लेकिन वो उस वक्त नहीं बोले। तस्वीर देखिए 16 अगस्त 2012 की। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के आवास में इफ्तार पार्टी हुई। प्रधानमंत्री ने इफ्तार पार्टी दी, वो संविधान के खिलाफ नहीं था। ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने इसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं बताया। और मनमोहन सिंह जी क्यों, ज्यादातर प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी दी, ये ट्रेडिशन था। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में इफ्तार पार्टियों का सिलसिला बंद किया। इससे पहले तो राष्ट्रपति भवन में भी इफ्तार पार्टियां होती थी। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद यह सिलसिला बंद हुआ। क्या उस समय ओवैसी साहब की नजर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद सेक्युलरिज्म को खतरे में नहीं डाल रहा था? लेकिन ओवैसी साहब खामोश रहे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर मोदी अयोध्या जाते हैं तो संविधान के खिलाफ है, लेकिन अगर मोदी मस्जिद में जाते हैं तो क्या वो संविधान को मजबूत करते हैं? मोदी दर्जनों बार मस्जिदों में गए तो ओवैसी ने सेक्युलरिज्म का सवाल नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी मंदिरों में गए तो उन्होंने कोई खतरा नहीं बताया। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी मई 2018 में इंडोनेशिया की मस्जिद में गए। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने मोदी को जकार्ता की इस्तिकलाल मस्जिद का दौरा करवाया। इसके एक महीने बाद जून 2018 में मोदी सिंगापुर की मस्जिद में गए थे। मोदी को वहां के कल्चर मिनिस्टर ने इस मॉस्क में घुमाया था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ओवैसी खामोश रहे थे। 2015 में आबू धाबी की सबसे बड़ी मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। शेख जायद मस्जिद में मोदी काफी देर रहे। उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी को सेक्युलरिज्म के खतरे का जरा भी ख्याल नहीं आया। हो सकता है विदेशों की मस्जिदों में प्रधानमंत्री के जाने को ओवैसी साहब ने बख्श दिया हो, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी जब देश की मस्जिदों में गए तो भी ओवैसी साहब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने न तो संविधान की शपथ का सवाल उठाया, न सेक्युलरिज्म का सवाल उठाया। नरेंद्र मोदी सितंबर 2018 में इंदौर की एक बड़ी मस्जिद में गए थे। उस वक्त ओवैसी साहब को हिंदू मुसलमान का ख्याल जरा भी नहीं। मैं ओवैसी साहब को एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मोदी सिर्फ मंदिरों में नहीं गए, मोदी सिर्फ मस्जिदों में नहीं गए। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने चर्च का भी दौरा किया। चर्च में जाकर प्रार्थना की। तो क्या वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ था? क्या इससे नरेंद्र मोदी कम्युनल हो गए थे? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियों को नहीं निभाया? मोदी पिछले साल जून में श्रीलंका के दौरे पर थे। उस वक्त उन्होंने कोलंबो के एक पुराने चर्च का दौरा किया था। उस वक्त उनके दौरे की तस्वीरें लाइव दिखाई गई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त ओवैसी ऑपोजिशन के लीडर थे। अब से कुछ ही घंटों बाद फ्रांस से आ रहे 5 राफेल फाइटर जेट भारत की जमीन पर उतरेंगे। अंबाला के एयरबेस पर लैंड करेंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इन्हें एयरफोर्स स्टेशन पर रिसीव करेंगे। बड़ा इवेंट है। हालांकि इस पूरे इवेंट को लेकर पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। यहां किसी भी तरह की फोटो और वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगाई गई है।
लेकिन इस सब के बीच आज राफेल फाइटर जेट्स की कुछ तस्वीरें आई जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि राफेल फाइटर जेट्स को 7000 किलोमीटर का सफर तय करके इंडिया पहुंचना है और इस बीच इन प्लेन्स की मिड एयर रिफ्यूलिंग की गई। ये तस्वीरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। इस पूरे प्रोसेस की तस्वीरें देखिए। राफेल फाइटर जेट्स हवा में फ्यूल भर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई। फ्रांस की एयरफोर्स के मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MRTT के जरिए राफेल की रिफ्यूलिंग, ये वाकई में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो वीडियो भी शेयर किए जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह राफेल फाइटर जेट में सवार हुए थे। आपको याद होगा 8 अक्टूबर 2019 को फ्रांस ने भारत को पहला राफेल हैंडओवर किया था। इसी दिन राजनाथ सिंह ने राफेल की शस्त्र पूजा की थी और इसके बाद राफेल में उन्होंने उड़ान भरी थी। राफेल फाइटर जेट कल भारत आएगा। कल इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़ा दिन है। इस खास मौके पर इंडिया टीवी ने राफेल की लैंडिंग से जुड़ी कवरेज की बड़ी तैयारी की है। इंडिया टीवी के स्टूडियोज में एयरफोर्स में सर्व कर चुके बड़े अफसर होंगे। वो जाबाज होंगे जिन्होंने राफेल की डील की। वो अफसर होंगे जो राफेल उड़ा चुके हैं। हमारे संवाददाता अंबाला से पल पल का अपडेट आपको देंगे। तो कल इंडिया टीवी पर दोपहर 1 बजे से लगातार आप राफेल की बड़ी कवरेज देखेंगे। लेकिन इस वक्त पूरे देश में चर्चा है